हेलो एवरीवन। आज से इस चैनल पर शुरुआत होने जा रही है एक स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस को बहुत ही डिटेल में। तो आपको सारे वीडियोस, क्योंकि एक वीडियो की सीरीज होगी तो सारे वीडियोस आपको देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि शेयर्स क्या है, इसमें मैं क्या नया सीख लूंगा, मतलब आपको अगर इनके बारे में ऑलरेडी पता भी है, तो भी आपको ये वीडियोस पूरे देखने चाहिए। आपको समझ आएगा कि बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो शायद आपको ना पता हो। बहुत ही डिटेल में हम सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। आप जब अपने डीमैट अकाउंट में जाते हैं और अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं, तो क्या कभी आपके माइंड में ये थॉट आया है कि ये शेयर्स यहाँ पर कंपनियां बेचती क्यों हैं, ये होते क्या है शेयर? तो हम इसको समझने की आज के दिन में कोशिश करते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जहां पर भी जो कंपनीज हैं, जितनी भी आप कंपनीज यहाँ देखते हैं, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, डिफरेंट टाइप की जो भी कंपनीज है, ये सारी कंपनीज क्या है, कुछ ना कुछ बिजनेस करती हैं। कोई बैंकिंग का बिजनेस करती है, कोई ऑटोमोबाइल का बिजनेस करती है। सारी कंपनीज का कुछ ना कुछ बिजनेस है ना? चलिए, आज तो ये बड़ी कंपनीज है, लेकिन कभी ना कभी इन्होंने शुरुआत की होगी, एक छोटे लेवल से शुरुआत की होगी। किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके लिए लगता है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को दो स्टेजेस पर पैसे की जरूरत पड़ती है। एक, जब वो शुरुआती दौर में है, यानी कि जब नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा, जब उस बिजनेस का एक्सपांशन हो रहा हो, यानी उस बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत पड़े। तो दो जगह पर यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ती है। किसी भी बिजनेस को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो दो तरीके से फंड रेज कर सकता है या दो तरीके से पैसे अरेंज कर सकता है। कैसे? एक होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। सबसे पहले समझते हैं डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब होता है गाइस, लोन, उधार लेना। कि जितने पैसे की जरूरत है वहां पर अगर किसी से उधार ले लिया। लेकिन जब यहां पर उधार लिया जाता है, तो उधार लेने के केस में क्या होगा? अगर आपने कभी भी किसी से पैसा उधार लिया, तो उसको आपको वापस भी करना पड़ता है, प्लस उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब देखिए, चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और चाहे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही केस में क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि हम कुछ रिस्क लेने जा रहे हैं। क्या पता कि हमारा वो रिस्क कामयाब ना हो, सक्सेसफुल ना हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए जो मैं काम करने जा रहा हूं, अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छे से चलता है, तो मैं आराम से इस पैसे को लौटा पाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो बिजनेस मेरा सक्सेसफुल नहीं होता, या जो मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ या एक्सपांशन करने जा रहा हूँ, अगर उसमें मैं कामयाब नहीं होता हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा? एक, तो जो बिजनेस मेरा लॉस हो रहा है उसका लोड, और दूसरा, जो मैंने कर्ज ले रखा है, उधार ले रखा है, उसका लोड। तो कई बार जो कंपनीज है ना, अगर बहुत ज्यादा कर्ज होता है, तो अगर और उनका बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो कई बार दिवालिया, इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है या बंद होने की कगार पर आ जाती है। तो ऐसे में कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो एक लिमिट से ज्यादा लोन ले। तो फिर उनके पास आता है दूसरा ऑप्शन, जो कि है इक्विटी। अब अगर कोई इक्विटी के थ्रू फंड रेज करता है, तो ना तो उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे और ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी सी स्कीम साउंड हो रही है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ना पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों करेगा कोई? पैसे देगा कौन ऐसे जो फ्री में दे रहा है? क्या कोई यहाँ पर कोई धर्मात्मा है क्या जो दान कर रहा होगा? है ना? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राजू। राजू ने एक पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक पिज्जा पार्लर ओपन किया। इनिशियली उसको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की जरूरत थी, और वो 5 लाख रुपए उसने पूरे के पूरे खुद के पॉकेट से लगाए हैं। उसने किसी से भी ना तो पैसे उधार लिए हैं और ना ही किसी से उसने फंड रेज किया है। पूरा का पूरा उसने पैसा खुद लगाया। तो ऐसे केस में इस कंपनी को क्या कहेंगे? इस बिजनेस को कहेंगे कि एक बूटस्ट्रैप बिजनेस है। जब कोई कंपनी किसी से भी कोई फंड रेज नहीं करती, उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप। तो अभी उसने क्या किया? खुद के पॉकेट से सारे पैसे लगाए, एक पिज्जा पार्लर ओपन किया। देखते ही देखते उसका पिज्जा पिज्जा बहुत ही टेस्टी बना। बहुत सारे कस्टमर्स बन गए। वो बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो गया। राजू का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था। ऐसे में राजू को लगता है कि अब मुझे अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहिए। अगर मैं इतना ही अच्छा पिज्जा बना रहा हूं, तो मुझे जो अपने और भी जो पिज्जा पार्लर है वो बढ़ाने चाहिए, और भी नए नए आउटलेट ओपन करने चाहिए। राजू ने जब ऐसा प्लान किया, तो उसके लिए उसको क्या लगेगा? पैसे लगेंगे। मान लेते हैं कि उसको लगभग 50 लाख रुपए की जरूरत थी। अब ये 50 लाख राजू के पास थे भी नहीं, और इतना बड़ा अमाउंट वो अरेंज फिलहाल उसको और कहीं से ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में राजू के पास क्या ऑप्शन थे? एक तो किसी से उधार ले सकता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उधार कई बार कंपनीज नहीं लेना चाहती, क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट में अगर बिजनेस नहीं चला तो काफी प्रेशर आ सकता है। तो ऐसे में राजू ने सोचा कि मैं इक्विटी के थ्रू फंड रेज करता हूं, दूसरा सोर्स यहां पर। तो राजू ने क्या किया कि अपना जो आइडिया है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम था राम, उनको सुनाया।
और उनसे उनको ये बताया कि कैसे वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको पूरी पिचिंग दी और उसके बाद कहा कि आप मेरे पार्टनर बन जाइए, मेरी कंपनी में आप पैसे लगाइए और आप इसमें पार्टनर बन जाइए। अब राम इसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? जब उनको ये लगेगा कि जो राजू है वो अच्छा काम कर रहा है, इसका जो बिज़नेस है वो अच्छा है और आगे चलकर ग्रो कर सकता है। तो मुझे इस बिज़नेस में पैसे लगाने चाहिए। कि मान लीजिए कि आज उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों 50-50 के पार्टनर भी अगर हो जाते हैं, तो अगर आज राम ने यहाँ पर 50 लाख रुपए लगाए, तो हो सकता है कि आज जो बिज़नेस है, जो 50-60 लाख रुपए का है, आगे चलकर वो 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ का भी बन सकता है। बहुत अच्छा काम हो सकता है। जब उनको ये अपॉर्च्युनिटी दिखेगी कि वो जो पैसे लगाएँगे तो ये कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी और उनको उसमें उतना बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करेंगे और ऐसे में क्या होगा, राम उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करके उस कंपनी में एक हिस्सा खरीद लेंगे। तो देखिए, इसमें क्या किया है अभी तक, जब जो हमारा राजू था, जब उसने खुद का अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो क्या था, उस कंपनी का एक खुद अकेला इकलौता मालिक था, ओनर था। यानी कि पूरी की पूरी 100% जो कंपनी थी, जो पिज़्ज़ा पार्लर था, वो किसका था? राजू का था। लेकिन अब क्या किया है, राजू ने अपनी कंपनी को राम के साथ शेयर कर लिया है ना? राम के साथ क्या किया है? शेयर किया है। जैसे कि अब एक पार्टनर अगर बना लिया है, तो राम के साथ कंपनी को शेयर किया है। यानी कि अपनी एक कंपनी का हिस्सा हम कह सकते हैं ना कि आधी कंपनी राम को दे दी। तो जब हम किसी चीज़ को बाँटते हैं आपस में, तो हम क्या कहते हैं? शेयर कर लिया हमने, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, राजू ने क्या किया है, अपनी कंपनी को राम के साथ शेयर कर लिया है। तो यहाँ पर मतलब क्या निकल कर आएगा शेयर का? शेयर का मतलब निकल कर आएगा पार्ट ऑफ ओनरशिप। जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, यानी कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं, आप उस कंपनी की ओनरशिप को खरीदते हैं, आप बनते हैं उस कंपनी में पार्टनर। अब यहाँ पर भले से 50-50 की हम बात करें, नॉर्मली यूजुअली आप किसी कंपनी में जब आप खरीदते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, किसी एक कंपनी के करोड़ों शेयर्स होते हैं, मैं उस पॉइंट पर भी आता हूँ, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि यहाँ पर शेयर का मतलब क्या निकल कर आएगा, पार्ट ऑफ ओनरशिप। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है देखिए, राजू का मान लीजिए कि एक अलग एक थॉट प्रोसेस था, बिज़नेस चलाने का अपना एक तरीका था, लेकिन अब क्या है ना, इसमें राम की भी एंट्री हो चुकी है और राम की भी बराबर की हिस्सेदारी है, दोनों 50-50 के अगर पार्टनर है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये हो सकता है ना कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अब राम कहे कि नहीं भई आप थोड़ा नमक ज़्यादा डालते हो, इसको कम करो, या जहाँ पर जो आप नए आउटलेट ओपन करने वाले हो, उनको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ओपन करो। ऐसे में क्या हो सकता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और राम भी क्योंकि बराबर के यहाँ पर पार्टनर है, मतलब जो दूसरा एक न्यू पार्टनर आया है, उसकी अपनी एक फिलॉसफी हो सकती है, अपना एक थॉट प्रोसेस हो सकता है और हो सकता है कि वो राजू के जो डिसीजंस हैं, उनमें इंटरफेयर करे। कभी भी कोई कंपनी अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं देना चाहेगी, अदरवाइज़ हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, डिसीजन मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ऐसे में कंपनी ये भी तो कर सकती है ना कि मान लीजिए अगर राजू को 50 लाख रुपए चाहिए थे, तो राजू क्या करेगा, या तो एक ही पर्सन से 50 लाख रुपए ले ले और उसको बहुत बड़ा हिस्सा दे दे, या फिर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर 5-500 रुपए लेकर 10,000 लोगों से अगर पैसे ले लिए जाएँ 5-500 रुपए और उनको छोटा-छोटा हिस्सा दे दिया जाए। तो ऐसे में क्या होगा, किसी एक के पास बहुत बड़ी ओनरशिप भी नहीं रहेगी, मेन ओनर कौन रहेगा, राजू ही रहेगा और राजू के पास ही मेन डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा। तो ये भी किया जा सकता है यहाँ पर। तो इसलिए कभी भी कोई कंपनी क्या चाहती है कि बहुत सारे लोगों से थोड़े-थोड़े पैसे ले लिए जाएँ और उनको थोड़े-थोड़े शेयर्स दे दिए जाएँ। तो कंपनी अपनी जो ओनरशिप है उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और बहुत सारे लोगों को अपने शेयर्स देकर उनसे थोड़े-थोड़े पैसे लेती है। अब ये जब पैसे अगर कंपनी को लेना है तो कैसे लेगी? क्या किसी के भी नॉर्मली कॉल करके तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो और हमें थोड़े-थोड़े पैसे दे दो। तो इसके लिए क्या है ना, हमारे यहाँ इंडिया में मतलब हर जगह पर एक प्रॉपर एक लीगल सिस्टम होता है, तो हमारे यहाँ पर भी इसके लिए एक लीगल सिस्टम है। जैसे कि कोई कंपनी अगर लोन लेना चाहती है, तो वो बैंक से लोन ले सकती है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। वैसे ही अगर इक्विटी के थ्रू भी, यानी कि अगर शेयर्स बेचकर किसी कंपनी को अपना फंड रेज़ करना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एक यहाँ पर इकोसिस्टम बना हुआ है। जैसे कि सबसे पहले कंपनी को क्या करना होगा, जो हमारा रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के पास सबसे पहले क्या होगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जिसको कि आरएसपी बोलते हैं, है ना? अब एप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे कि कभी भी यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिया तो उसमें ये बता अब मैं उसको रफली समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कंपनी ने उसमें लिख दिया कि मुझे ये पैसे क्यों चाहिए, अभी तक हम क्या काम करते आ रहे हैं, क्या हमारा प्रॉफिट लॉस है, आगे हम कैसे अपने क्या काम करेंगे, किस चीज़ के लिए हमें पैसे चाहिए और कैसे अपने इन्वेस्टर्स को हम फ़ायदा पहुँचाएँगे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा कि मिनिमम कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद कंपनी ने क्या किया, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। अगर यहाँ पर सेबी को लगता है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल करती है, तो वो क्या करेगी, वो उस कंपनी को दे देगी अप्रूवल। अप्रूवल किस चीज़ का? आईपीओ लाने का। आईपीओ क्या होता है गाइस? जब भी कोई कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर्स को आम पब्लिक को बेचना चाहती है,
है ना? मतलब इस कंपनी ने कभी भी अभी तक स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचे नहीं थे। सबसे पहली बार कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को बेचना चाहती है जनरल पब्लिक को, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो कहलाता है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि रिसेंटली अभी आपने देखा हो एलजी इंडिया का या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर आईपीओ आया था। तो एलजी कंपनी आज की नहीं है, एलजी कंपनी तो 1997 से कब से चलती आ रही है। आपके पास भी हो सकता है कि पिछले 15-20 साल से तो उसका फ्रिज, कूलर, टीवी कुछ भी हो सकता है ना? फ्रिज हो सकता है, उसका वॉशिंग मशीन हो सकता है, टीवी हो सकता है। एलजी नई कंपनी तो नहीं है, लेकिन एलजी के अगर आप देखें तो शेयर्स अभी तक यहाँ पर नहीं बिकते थे। स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स नहीं बिकते थे। लेकिन एलजी को क्या करना था? एलजी वैसे एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन एलजी ने क्या किया? उसके इंडियन बिज़नेस के लिए उसको पैसे की ज़रूरत लगी होगी, तो उसको उसने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे। शेयर्स को बेचेंगे और उसके बदले में क्या करेंगे? लोगों से हम पैसा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? वो अपना आईपीओ लेकर आए। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है वो पहला प्रोसेस या पहला स्टेप, जब कंपनी स्टार्ट करती अपने शेयर्स को बेचती है नॉर्मल पब्लिक को या जनरल पब्लिक को। तो कोई भी कंपनी जब सबसे पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स को बेचती है नॉर्मल पब्लिक को, सबसे पहली बार, है ना? तो वो कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी इनिशियल लेवल पर उसने पब्लिक ऑफर दिया, शुरुआती दौर में, है ना? सबसे पहला ऑफर दिया हुआ है या पब्लिक को। अब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना? अभी इसमें हम फिलहाल शेयर्स पर ही फोकस करते हैं। आईपीओ का एनालिसिस कैसे लेना चाहिए, कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब आईपीओ जब भी किसी कंपनी का आता है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट जहां पर कि जिसको भी फंड रेज करना है और जिसको फंड देना है, दोनों के बीच में डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंपनी को पैसे चाहिए और हम उस कंपनी में पैसे लगाएंगे, तो ऐसे में क्या हो रहा है? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्टली जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो प्राइमरी मार्केट में होता है। आईपीओ आता है, 3 दिन के लिए ओपन रहता है, 3 वर्किंग डेज के लिए। हम और आप उसमें अपने डीमेट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसमें अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्या होता है? वो शेयर्स हमें दे दिए जाते हैं। तो अब होता क्या है? कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हमारे पास आते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे कंपनी को चले जाते हैं। तो कंपनी को पैसे मिल गए, कंपनी जाकर अपना काम करती है ना? उसको जिस चीज के लिए पैसे, जिस भी पर्पस के लिए उसने अपने पैसे रेज किए हैं, वो अपना काम करेगी। शेयर्स किसके पास आ गए? अब हमारे और आपके पास, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास। अब ये डीमैट अकाउंट में किसके हैं? हमारे और आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स अभी आ चुके हैं। अभी भी ये शेयर्स क्या है? इस अभी दिख नहीं रहे होंगे यहाँ पर अभी स्टॉक मार्केट में। ये कब दिखते हैं? जब ये हमारे अकाउंट में शेयर्स आने के बाद, जब ये शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट जो कि हम डेली ट्रेड करते हैं अपने डीमैट अकाउंट से, यानी कि हमारा एनएसई और बीएसई जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट ही है। तो एनएसई और बीएसई में जहां पर हम हर दिन अपने डीमैट अकाउंट से जो भी ट्रेड करते हैं, हम लोग सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड करते हैं। आज आपने अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा या बेचा, तो वो आपने सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड किया। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे आईपीओ के थ्रू अगर शेयर्स मिल गए थे, फॉर एग्जांपल एलजी के आईपीओ के थ्रू मुझे उसके शेयर्स मिल गए। अब मैंने क्या किया? मुझे उसमें प्रॉफिट बुक करना था या एग्जिट करना था, तो मैंने क्या किया? उसको जब वो कंपनी लिस्ट हो गई यहाँ पर एनएसई बीएसई में, तो मैंने उस कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया। अब जब मैं सेल करता हूं तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने डायरेक्टली आकर उसको खरीदा। यहाँ पर क्या होगा? मैंने सेल किया तो मान लीजिए आपने खरीदा, यानी कि कोई दूसरा इन्वेस्टर आएगा और उसने खरीदा। तो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ही होते हैं। यहाँ कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैंने शेयर बेचे तो कंपनी आकर डायरेक्टली उसको परचेज कर रही होगी, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ था? प्राइमरी मार्केट में। और हम जहाँ जिस मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हैं, यहाँ पर क्या होता है? ये हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। कभी भी आज आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा हो, तो किसी ना किसी ने उसको सेल किया होगा, किसी इन्वेस्टर ने ही सेल किया होगा, आप उसको तभी बाय कर पाए। और अगर आज आपने किसी कुछ सेल किया है, तो किसी ना किसी इन्वेस्टर ने ही उसको खरीदा होगा। ठीक है ना गाइस? तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस किसी भी कंपनी का हमारे स्टॉक मार्केट में आकर लिस्ट होने का। एक बार वो कंपनी आकर लिस्ट हो गई, फिर कोई भी उस कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर एलजी इंडिया एक बार लिस्ट हो गई, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, अभी देखिए एलजी इंडिया, अब इसमें ये यहाँ पर कंपनी आ चुकी है। ये इसका शेयर प्राइस क्या है? यहाँ पर अभी जो भी इसका रेट चल रहा है, यहाँ पर ये बाइंग का रेट है। तो आप इसको जो भी अब इसको चाहे वो खरीद और बेच सकता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में फिर यहाँ पर हम इनको खरीदते और बेचते हैं। तो वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में होता है ट्रांजेक्शन। एक बार कोई कंपनी लिस्ट होती है तो कोई भी उनको खरीद और बेच सकता है। ये कंप्लीट एक प्रोसेस हो गया गाइस। अब इन शेयर्स को बेसिकली हमने जो भी इसका पर शेयर का प्राइस है, जैसे यहाँ पर अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है? 1657। तो हमने जिस रेट पर भी हम इसको खरीदेंगे, अब इसको आप इसमें कोई लॉट साइज भी नहीं होगा। आपको चाहिए कि 1 शेयर खरीदना है, 2 शेयर खरीदना है, 10 शेयर खरीदना है, 100, 1000, जितने भी शेयर आपको खरीदना है, उतने रुपए आप देंगे। पर यूनिट का प्राइस क्या है? 1657।
आप इसको मतलब जितने भी आपको शेयर्स अगर मान लीजिए खरीदने हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, कि अगर मान लीजिए इसको खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 शेयर के लिए 1657, 10 शेयर्स के लिए 16,570, ऐसे करके आप जितने भी शेयर चाहें, आप वहाँ पर खरीद सकते हैं पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है ना? जिस रेट पर भी आपने उसको खरीदा, वहाँ से अगर उसके प्राइस बढ़ेंगे, तो आपका फ़ायदा होगा और उससे अगर प्राइस नीचे जाएँगे, तो आपका नुकसान होगा। यहाँ पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती, तो शेयर्स को आप जितने दिन के लिए भी चाहें, उतने दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक के लिए भी आप चाहें, उन शेयर्स को आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है और अगर आपको लगता है कि अभी खरीद कर अभी 1 घंटे बाद ही सेल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। ठीक है ना? तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में हम इसको अभी यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।